आखिर क्यों मारे इजराइल ने ईरान के 600 मुसलमान? क्या ये सच में सिर्फ एक जवाबी हमला था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा पुराना जख्म छुपा है जो कि आज तक भर ही नहीं पाया है? जून 2025 का वो डरावना दिन जब तेहरान, मशहद और इस्फहान की गलियों में धुआं भर गया था, जब चारों तरफ चीखें थी, लोग खून से लथपथ पड़े थे, तब इजराइल ने बस एक बात कही, हमने ये अपने बचाव में किया है। लेकिन क्या बचाव का मतलब इतना बड़ा हमला होता है? उन औरतों की चीखें, बच्चों की लाशें और जली हुई बिल्डिंग्स इजराइल को नजर नहीं आई? या फिर ये सब एक बहाना था किसी बहुत ही पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकता करने के लिए? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब सिर्फ एक से नहीं मिलते। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इस पूरे हमले के पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर ये युद्ध शुरू कैसे हुआ और वो कौन था जिसने पहली चिंगारी लगाई थी? दरअसल 6 जनवरी 1978 की सुबह ईरान में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल देश का भविष्य बदल दिया बल्कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। दरअसल उस दिन ईरान के एक पॉपुलर न्यूज़पेपर इत्तलात में एक न्यूज छपी जिसमें धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी पर गंभीर इल्जाम लगाए गए। न्यूज में खुमैनी को ब्रिटिश एजेंट, कॉलोनियलिज्म का समर्थक और अनैतिक जीवन जीने वाला बताया गया। इस न्यूज ने जनता में आक्रोश की आग भड़का दी। कुछ लोगों ने अखबार फाड़कर फेंक दिया, कुछ ने उसे सड़कों पर लात मारकर निकाला और कई लोग सीधा सड़कों पर ही उतर आए। इस एक सुबह ने ईरान में ऐसी क्रांति की नींव रखी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक क्रांतियों में से एक बन गई। इस क्रांति ने न केवल ईरान को एक इस्लामिक नेशन बनाया बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ईरान, जिसे पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था, वो एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत वाला देश है। वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने पर्शिया को अपना संरक्षित राज्य बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये कोशिश तो नाकाम रही। इस दौर में रेजा शाह नाम के एक मिलिट्री अधिकारी ने अपनी पहचान बनाई। रेजा ने धीरे धीरे सेना में अपनी स्थिति मजबूत करी और 1925 में शाह की पोजीशन हासिल करी। उन्होंने अपने नाम के साथ प्राचीन फारसी भाषा पहलवी को जोड़ा और पहलवी राजवंश की नींव रखी। रेजा शाह ने 1925 से 1941 तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने ईरान को एडवांस और वेस्टर्न डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करी। साल 1935 में उन्होंने देश का नाम आधिकारिक तौर पर पर्शिया से बदलकर ईरान कर दिया। उनकी नीतियों में सेक्युलर सुधार शामिल थे, जैसे कि 1936 में महिलाओं के लिए बुर्का और हिजाब पर बैन। रेजा शाह का मकसद ईरान को एक केंद्रीकृत, आधुनिक और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने वाला देश बनाना था। फिर रेजा शाह के बाद उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी ने 1941 में सत्ता संभाली और बाप बेटे ने मिलकर 1925 से 1979 तक लगभग 53 साल तक शासन कर लिया। इस दौरान 1925 से 1953 तक ईरान एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में चला, जिसमें कि शाह सुप्रीम कमांडर थे और एक प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुआ था। जिसके बाद 1953 में मोहम्मद रेजा पहलवी की लीडरशिप में ईरान में एक नया दौर शुरू हो गया। 1960 के दशक में उन्होंने श्वेत क्रांति शुरू करी, जिसमें कि जमीन सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे कदम उठाए गए थे। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और दूसरी ग्रोइंग पॉलिसीज भी लागू हुए। लेकिन इन सुधारों ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को और भी बढ़ा दिया। अमीर और अमीर हो गए जबकि गरीब और गरीब। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने से सामाजिक असंतोष पनपने लगा। वहीं मॉडर्नाइजेशन ने सोशल डिस्प्लेसमेंट को जन्म दे दिया, जिससे कि कई लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए। इस डिससैटिस्फैक्शन के बीच आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का राइज हुआ। खुमैनी एक शिया धर्म गुरु थे जिनका 1960 और 1970 के दशक में धार्मिक संस्थानों और मदरसों में खासा प्रभाव था। उनके दादा सैयद अहमद मुसवी भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से थे, जो कि इराक के नजफ में बस गए थे। यहीं से खुमैनी का वंश आगे बढ़ा। 1964 में खुमैनी ने शाह सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह शुरू किया। शाह के अमेरिका और इजराइल के बढ़ते संबंधों ने खुमैनी को और भी भड़काया। उस समय अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल को ईरान में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई, जिसके तहत उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला ईरानी अदालतों में नहीं बल्कि अमेरिकन अदालतों में चलाया जाता था और खुमैनी ने इसका तीखा विरोध किया। जिसके बाद नवंबर 1964 में खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीनों तक हिरासत में रखा। रिहाई के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन अली मंसूर ने उनसे माफी मांगने को कहा, जिसे कि खुमैनी ने ठुकरा दिया। गुस्से में मंसूर ने खुमैनी को थप्पड़ मार दिया। 2 महीने बाद मंसूर की हत्या कर दी गई, जिससे कि खुमैनी समर्थकों का काम माना गया। इसके बाद खुमैनी को देश में एग्जाइल कर दिया गया और वो 14 सालों तक गायब रहे। वहीं मोहम्मद रेजा शाह ने सवाक नामक एक खुफिया पुलिस फोर्स बनाई थी, जिसे कि अमेरिका का सपोर्ट मिला था। इस सवाक को शाह विरोधी आवाजों को दबाने का जिम्मा सौंपा गया।
लेकिन खुमैनी समर्थक उलेमाओं ने जनता के बीच ये प्रोपोगेट किया कि सावक देश को बर्बाद कर रहा है। साल 1978 में हालात और भी बिगड़ गए। साथ ही अगस्त 1978 में आबादान में एक सिनेमा घर में आगजनी की घटना में 450 लोग मारे गए। सरकार ने इसको अपोजिशन का काम बताया, जबकि जनता ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सितंबर 1978 में सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया। 8 सितंबर को तेहरान के जाले स्क्वायर पर रिलीजन प्रोटेस्टर्स पर सवाक ने गोलीबारी करी, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना को ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना गया। उसी दिन इत्तलात अखबार में वो कंट्रोवर्शियल न्यूज छप गई जिसमें कि खुमैनी को ब्रिटिश एजेंट और अनैतिक बताया गया। इस न्यूज ने जनता के गुस्से को और भी भड़काया। साल 1978 के आखिर तक शाह की सरकार दबाव में आ चुकी थी। जनवरी 1979 में मोहम्मद रेजा शाह ने ईरान छोड़ दिया और शाहपुर बख्तियार को अंतरिम नेता बनाया गया, लेकिन बख्तियार कमजोर साबित हुए। वहीं 1 जनवरी 1979 को खुमैनी 14 साल के एग्जाइल के बाद ईरान लौटा। लाखों लोग उनके स्वागत में सड़कों पर उतर आए। ईरानी सेना ने न्यूट्रलिटी की घोषणा करी और खुमैनी को सत्ता संभालने का मौका मिला। साल 1989 में खुमैनी की लीडरशिप में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। मार्च 1979 में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें कि 98% लोगों ने इस्लामिक गणराज्य के फेवर में वोट दिया। जिसके बाद दिसंबर 1979 में नया संविधान लागू हुआ, जिसमें कि खुमैनी को सुप्रीम लीडर बनाया गया। उनके वलायत ए फकीह प्रिंसिपल को शासन का आधार बनाया गया। इस नए शासन ने सिटीजन्स की लाइफ, खास करके फीमेल्स के अधिकारों को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। जी हाँ, उनके लिए हिजाब मैंडेटरी कर दिया गया। साथ ही शादी की उम्र घटा दी गई और फीमेल्स को कई प्रोफेशनल फील्ड से भी हटाया गया। वहीं 1979 की ईरान इस्लामिक क्रांति ने न केवल देश के अंदर की व्यवस्था को बदला, बल्कि इसकी इंटरनेशनल कंडीशन को भी पूरी तरीके से रीजनरेट किया। इस क्रांति ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को नया रूप दिया और ग्लोबल इक्वेशंस को इफेक्ट किया। क्रांति के बाद ईरान के संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स में तेजी से कड़वाहट आ गई। मोहम्मद रेजा शाह के सत्ता छोड़ने पर 1979 में इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी के सपोर्टर्स ने इसे शाह की वापसी की साजिश माना, जिस वजह से नवंबर 1979 में तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया गया, जहां पर 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। इस इंसिडेंट ने ईरान और अमेरिका के रिलेशन को खराब कर दिया। साथ ही नई इस्लामिक सरकार की फॉरेन पॉलिसी का मेन प्रिंसिपल इजराइल का विरोध करना था। जी हाँ, ईरान ने पैलेस्टीन आंदोलन का खुल करके सपोर्ट किया, जिससे कि इजराइल के साथ उसका टकराव गहरा हो गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और बीते कुछ सालों में यह तनाव ड्रोन हमलों तक पहुंच गया। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत जवाबी कार्रवाई करी, जिसमें कि 13 जून को तेल अवीव और हाइफा पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान का दावा है कि इन हमलों में 400 से 639 लोग मारे गए, जिसमें कि ज्यादातर सिटीजन्स थे, जबकि इजराइल में भी लगभग 24 लोगों की मौत हुई और कई इमारतें भी खराब हुई। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसके हमलों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को कई सालों तक पीछे धकेल दिया, जबकि ईरान ने अपनी फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल को इस्तेमाल कर लिया। खैर, अमेरिका ने इस युद्ध में इजराइल का खुला सपोर्ट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी और मिडिल ईस्ट में F-16, F-22 और F-35 जैसे लड़ाकू विमान तैनात किए। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा और अमेरिका के इंटरफेरेंस से उसको बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। ईरान इजराइल युद्ध ने दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने अपनी राय शेयर करी है। कुछ यूजर्स का मानना है कि इजराइल का हमला मासूमों पर अत्याचार है, जबकि दूसरों का कहना है कि ईरान का मिसाइल हमला इजराइल के लिए खतरा है। साथ ही भारत के कुछ लोग इस युद्ध को ह्यूमैनिटी के खिलाफ मान रहे हैं। कई लोग तो इस जंग के इकोनॉमिकल इफेक्ट से टेंस्ड हैं, क्योंकि इससे तेल की कीमतें बढ़ेगी, जो कि आम लोगों की जेब पर असर डाल देंगी। हमारा मानना है कि यह जंग न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है, क्योंकि जंग किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन तो नहीं है और दोनों पार्टीज को डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये लड़ाई थमेगी या फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।